53 से 65 कांग्रेस, 18 से 28 बीजेपी। सी के शकिया कांग्रेस सवाल के कोई शकिया सवाल नहीं। 8% से नीचे गए तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सीटें 65 के ऊपर जाएंगी। 65 के ऊपर भी जा सकती हैं। ये 65 से ऊपर भी जाती है तो बीजेपी 15 के आसपास भी आकर टिक सकती है। आ सकती है 18। लेकिन यहां पर मनोहर लाल खट्टर को तो बीजेपी ने भी हटा दिया। लोगों ने भी पूरी तरह से खारिज करते दिखे हैं। 1% लोगों की पसंद। उन्होंने कहा मरोड़ मिटाने का चुनाव है ये। मरोड़ मतलब एरोगेंस को जवाब दिया जा रहा है। 18 से 25 साल वाला युवा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर 45% कांग्रेस, 31% बीजेपी। लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, इसी ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट हरियाणा के इलेक्शन में। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कल 8 अक्टूबर है और हरियाणा विधानसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी रिजल्ट आने वाले हैं और एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बन ही रही है, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन के समय में यही बताया था कि इस बार बीजेपी 400 पार करने वाली है और इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग रहे थे एक्सिस माई इंडिया के जो CMD हैं प्रदीप गुप्ता जी। उनका तो कहना ये था कि NDA 350 प्लस सीटें जीतने वाला है, लेकिन हुआ यूँ कि NDA 291 में सिमट के रह गया और बीजेपी घट करके 240 पे आ गई। उस समय प्रदीप गुप्ता से गलती ये हुई थी कि उन्होंने जनता की आवाज़ को सुनने के बजाय वो गोदीगिरी में बिजी थे और उन्होंने बीजेपी के जो जुमला था 400 पार का, उसके चक्कर में पड़ करके अपना पूरा एग्जिट पोल तैयार कर दिया था और हुआ यूँ था कि अंत में जाकर के बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया ने अच्छी तरीके से काम किया है और जनता के बीच में जा कर के उनकी राय को लिया है। तभी जाकर के उनको ये पता चला है कि इस बार कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और एक्सिस माई इंडिया खुद 65 के आसपास सीटें देने की तैयारी कर रही है। यानी कि उनका ये कहना है कि 56 से लेकर 65 सीटें कांग्रेस अकेले जीत रही है। यानी कि कांग्रेस अकेले दम पर इस बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बना सकता है। अब ये कल रिजल्ट आएंगे और कल पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है कि नहीं। लेकिन 100% अभी तक के जो पोल आ रहे हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं हमारे प्रदीप गुप्ता जी, जो एक वीपिंग मैन थे, रो रहे थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय जब इनका एग्जिट पोल फेल हो गया था, कि कैसे वो लोकसभा इलेक्शन 2024 के समय बहुत ही खिलखिला रहे थे। लेकिन वो इस समय इतना खिलखिला नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस बार उनको कांग्रेस को जिताना पड़ रहा है और कांग्रेस बहुमत में अभी आगे चल रही है क्योंकि इस बार उन्होंने रियल काम किया है। और जब जनता के बीच में जाके पता चला तो उनको पता चला कि भाई हवा तो कांग्रेस की है और ऊपर ये मीडिया जगत में घुमाते रहते थे बीजेपी की और बाद में इनका पोल हो जाता था फेल। और आज के वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और पता चलने वाला है कि इस बार जो युवाओं हैं, यानी कि हमारी जो यूथ पावर है हरियाणा में, उसने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं है। 12% का अंतर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में युवाओं का, जिन्होंने वोट किया है। यानी कि कांग्रेस को जो वोट मिला है युवा शक्ति का, वो 12% ज़्यादा है कंपेयर टू बीजेपी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी इससे बीजेपी कुछ भी सीखना नहीं चाह रही है। उनके हाथ से हरियाणा निकलने वाला है और इसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन है। फिर भी वहां पर भी अभी भी जनता के मुद्दों को साइड में रख करके बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार की राजनीति चल रही है और शायद इसका असर वहां पर जनता के ऊपर होता है और कितना होता है तो वो हमें जब पता चलेगा जब महाराष्ट्र के लिए जनता वोटिंग करेगी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जिट पोल हरियाणा के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। कि बीजेपी के खाते में 35% वोट गई है जी और कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है 43%। 8% का अंतर। बीजेपी का वोट शेयर 2% गिरा पिछली बार के मुकाबले, कांग्रेस का 15% बढ़ा। तो ये 65 से ऊपर भी जा सकता है क्या? मेरा सवाल तो पहला ये है। आंकड़ा देखिए, 8% स्वीप होती है नॉर्मली। नहीं, स्वीप बिल्कुल होती है और इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा के संदर्भ में 65 की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले बता दूं यहाँ हो क्या रहा है हरियाणा में सिंपल भाषा में।
2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, लेकिन हुआ ये था जो उस समय राज्य की जो दो प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और इनेलो, बल्कि उस वक्त की नंबर 2 की पार्टी 24% इनेलो को वोट मिला और 21% वोट मिला कांग्रेस को। यानी कि जो जाट की बात होती, इनेलो तो 100% जाट की पार्टी कही जाती थी, तो 33% के साथ बीजेपी को चूंकि जाट वोट का विघटन हुआ, 46 सीटें आई और सिंपल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 5 साल बाद 19 में क्या हुआ कि इनेलो से टूट के दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बन गई और जेजेपी को 15% वोट मिले और 10 सीटों के साथ उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और हांग का चुनावी चिन्ह था, सत्ता के ताले की चाबी बन गए वो। चाबी बन गए। बीजेपी को वो 46 से अब 40 सीटें आई, जबकि वोट शेयर मिला 36.8 यानी कि 37% के करीब, लेकिन सीटें मिली 40। इस बार क्या हुआ है कि चूंकि हरियाणा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे भी बड़ी बात नॉन जाट सीएम, अब 2 सीएम कह लीजिए, 10 साल में नॉन जाट सीएम का ये जो लब्बो लबाज है, हरियाणा को शायद पसंद नहीं आया और इस बार इन्होंने इस तरह से डिसाइड किया कि जेजेपी जो पार्टी है 1% से 2% के आसपास हमारे सर्वेक्षण में लेती हुई नजर आ रही है और इनेलो उसकी दूसरी तरफ, जिसने बसपा के साथ गठबंधन किया, बसपा को लगातार 4% वोट मिलते रहे अपने बूते पे और 4% इनेलो के, तो 8% लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे बड़ा सवाल ये है, यदि के इनेलो और बसपा गठबंधन ने सरकार बना रही है, और इसमें एक और बड़ा आंकड़ा भी बताना जरूरी हो जाता है, आप ही का आंकड़ा है जी कि बीजेपी के खाते में 35% वोट गई है जी और कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है 43%। 8% का अंतर, बीजेपी का वोट शेयर 2% गिरा पिछली बार के मुकाबले, चलो अब टू द पॉइंट आ जाओ। 15% बढ़ा, तो ये 65 से ऊपर भी जा सकता है क्या? मेरा सवाल तो पहला ये है। आंकड़ा देखिए, 8% स्वीप होती है नॉर्मली। नहीं, स्वीप बिल्कुल होती है और इसमें बड़ी बात यह है कि हरियाणा के संदर्भ में 65 की बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले बता दूं यहाँ हो क्या रहा है हरियाणा में सिंपल भाषा में। 2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट मिले थे, लेकिन हुआ ये था जो उस समय राज्य की जो दो प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस और इनेलो, बल्कि उस वक्त की नंबर 2 की पार्टी, 24% इनेलो को वोट मिला और 21% वोट मिला कांग्रेस को। यानी कि जो जाट की बात होती, इनेलो तो 100% जाट की पार्टी कही जाती थी, तो 33% के साथ बीजेपी को चूंकि जाट वोट का विघटन हुआ, 46 सीटें आई और सिंपल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 5 साल बाद 19 में क्या हुआ कि इनेलो से टूट के दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बन गई और जेजेपी को 15% वोट मिले और 10 सीटों के साथ उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया और हांग का चुनावी चिन्ह था, सत्ता के ताले की चाबी बन गए। चाबी बन गए। बीजेपी को वो 46 से अब 40 सीटें आई, जबकि वोट शेयर मिला 36.8 यानी कि 37% के करीब, लेकिन सीटें मिली 40। इस बार क्या हुआ है कि चूंकि हरियाणा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे भी बड़ी बात नॉन जाट सीएम, अब 2 सीएम कह लीजिए, 10 साल में नॉन जाट सीएम का ये जो लब्बो लबाज है, हरियाणा को शायद पसंद नहीं आया। फैक्टर था। अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड रखेंगे, तेज करेंगे। करिए जी। चेहरा नहीं, चेहरा तो अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जो है पिछले इसके बीजेपी 10 साल के पहले वो करीब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे लगातार। दूसरी बार गवर्नमेंट को रिपीट करना हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने सरकार को 2000। एक हमारे पैनलिस्ट हैं आदेश रावल, उनका नाम है, उन्होंने, मैं एक दिन पूछ रहा था भाई एंटी इनकम्बेंसी बता रहे थे लोग, फैक्टर बेरोजगारी को बता रहे थे, उन्होंने कहा मरोड़ मिटाने का चुनाव है। मरोड़ मतलब एरोगेंस को जवाब दिया जा रहा है।
नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ और नॉन जाट सीएम बने हैं, अब उसको मरोड़ कह लीजिए या वो एक बोलते हैं हम बम्बई इजी एनालिसिस भी है क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में 52% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये जाट नॉन जाट ओवर एनालाइज करते हैं क्या? ओवर एनालाइज नहीं करते हैं। जब हरियाणा की बात करें और जो वहाँ की प्रमुख जाति हो और उसकी चर्चा ना हो, उनके वो बोलते हैं ना अस्मिता का विषय ना हो, ऐसा सोच नहीं सकते। क्योंकि जहाँ हरियाणा, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और आदिवासी की बात नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। झारखंड की बात करें, आदिवासी की बात ना करें, ऐसा हो नहीं पर इसमें ऐसा कि भाई बांट दिया कि भाई जाट उधर चले जाओ, बाकियों का नहीं, ऐसे बांट वाट कुछ नहीं जाट तो खुद आधे से ज्यादा जाट बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। एक ह्यूमन नेचर होता है भाई। यदि मैं जाट कम्युनिटी आता हूँ तो मैं चाहूंगा जो सरकार का सर्वे सर्वा हो वो जाट का बने, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। यदि मैं यादव हूँ तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री यादव बने उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसमें अब थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन, और आपका बड़ा डिटेल्ड जो सर्वे आपने किया है जी। अगर हम आयु वर्ग जी, और ये गौर कीजिएगा विजय भाई, 18 से 25 साल वाला युवा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर 45% कांग्रेस, 31% बीजेपी, 14% का डिफरेंस। 26 से 35 44% कांग्रेस, 34% बीजेपी। तो अब वो 14 से 10 हो गया। अब 14 से 10 वो घटते क्रम में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। पर ये 14% का डिफरेंस इज ह्यूमंगस डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस। युवा मतलब नाराज हो गया। युवा तो मोदी भक्ति में लीन था 10 साल से। नहीं, देखिए युवा का ऐसा नेचर ही होता है, चाहे जहां की सरकार हो वो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट होता है। युवा को परिवर्तन चाहिए, तेजी से नतीजे 18 से 25 साल वाला भी 2014 में 15 साल का ही था। हाँ। तो उसने सिर्फ बीजेपी का शासन देखा है। ये एक दो धारी तलवार भी साबित हुई है। बिल्कुल होती है। और इसमें जैसे जैसे उम्र आप देखेंगे 36 से 50 वाले में थोड़ी बहुत टक्कर है। नहीं, केवल 3% का थोड़ी बहुत टक्कर में, इसलिए 41 कांग्रेस, 38 यहाँ पर बीजेपी। और फिर ऊपर जाने लगते हैं अधेड़ उम्र, वो जैसे विजय त्रिवेदी भाई हो गए ना 50 में। मैं तो अभी 30 साल का हूँ, तो हम मैं तो बिल्कुल यंग हूँ। और मैंने 25 साल के बाद गिरना ही बंद तो वहां पर भी 42-35 इन फेवर ऑफ कांग्रेस, और 60 से ऊपर वाले 44-36 फिर कांग्रेस आगे जी। ये थोड़ा अप्रत्याशित ट्रेंड दिखती है। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो अब आप इसको व्यवसाय के तरीके से जब देखेंगे डेमोग्राफी को, तो व्यवसाय में पाएंगे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के बीच में इतना जबरदस्त फासला है, 24/53, 24 बीजेपी। और यदि सिर्फ किसानों के बीच चुनाव होता तो बीजेपी को 24% मिलते और कांग्रेस को 53% मिलते। तो इससे आप समझिए, तो वो किसान, जवान, पहलवान, हम एबीपी न्यूज पर लगातार कह रहे थे ये 3 बड़े मुद्दे होने वाले। मैं एक और जोड़ के हमेशा बात करता हूँ, जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, इसी ऑर्डर में इसका इम्पैक्ट हरियाणा के इलेक्शन में पड़ा है। उस लिहाज से जाट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद किसान का, उसके बाद नौजवान का, और उसके बाद पहलवान। जिस नाराजगी की झलक कहीं ना कहीं हमें लोकसभा चुनाव में भी दिख रही थी, राजस्थान में भी, और विजय भाई हम सबसे बेहतर समझते हैं वहां की राजनीति, 11 सीटें कांग्रेस ले जाने में कामयाब हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी के दिग्गज पटखनी खाते दिखे थे, क्या उसकी एक रूपरेखा दिखने लगी थी लोकसभा चुनाव में? देखिए, वहाँ पे लोकसभा चुनाव में भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और यहाँ पे भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और तो महिलाओं और पुरुषों की भी बात करें तो पुरुषों में कांग्रेस के पास 44%, बीजेपी 34%, पर उससे ज्यादा मेरी दिलचस्पी है महिलाओं में। कांग्रेस बाजी मार रही है, 42% कांग्रेस को, 36% महिला बीजेपी को। उसको उस लिहाज से देखिए कि पुरुषों ने कांग्रेस को कैसे वोट किया, 44% पुरुषों ने कांग्रेस, वहीं महिलाओं ने कांग्रेस को 42 किया, यानी 2% पुरुषों के मुकाबले कम। इसका असर इसलिए होता है कि वही जो जाट, किसान, वो ज्यादा करके पुरुष होते हैं, और महिलाओं में बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 2% वोट ज्यादा मिल रहा है। वहां पे आते हैं लाभार्थी, वहां पे महिलाएं जो होती, कोर लाभार्थी होती है। तो बीजेपी को अभी भी महिलाएं पुरुषों के साथ पर पुट घटता जा रहा है, क्योंकि महिलाएं तो बहुत ज्यादा तादाद में पिछली दफा बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही, तो कांग्रेस से तो कहीं ज्यादा आंकड़ा था। मैंने लिखा हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनाव हरियाणा के -2% हुआ है बीजेपी का,
महिलाओं के मामले में। महिला पुरुष दोनों में। और लेकिन कांग्रेस का 14 और 16 रिस्पेक्टिवली बढ़ा है महिला और पुरुष में, वो प्योरली जेजेपी के खाते से, यानी वो पूरे के पूरे जो जाट वोट तो जो ये सीधी टक्कर हुई जेजेपी और चंद्रशेखर रावण साथ आए, 1% वोट मिल रहा है। हमने ये बात कही थी कि आईएनएलडी कर सकती है, कुछ करेगी, तो आम आदमी पार्टी 1.5% वोट बैंक पर सिमट रही है। हमने कई बार कहा, बुरा भी माना है आम आदमी पार्टी वालों ने कि 87-88 सीटों पर तो उनकी जमानत जब्त होगी, ज्यादातर पर नोटा की वोट ज्यादा आ जाएंगे। नहीं, उसका वही कारण है कि जो जिस हिसाब से मन बना के बैठे हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर लोग, उनको कोई भी मंजूर नहीं है इस समय, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस मंजूर है। आज की वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ रहे हैं कि बीजेपी के हार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और उनके हारने का कारण यही है कि जनता की आवाज़ को सुनने के बजाय, जनता का काम करने के बजाय हवाबाजी में पूरा प्रचार किया जाता है। और अब ये जो हवाबाजी थी जो 2014 से चल रही थी, उसको जनता अब समझने लगी है और अपनी परेशानियों को भी जानने लगी है कि कौन उनकी परेशानियों को फ्यूचर में सॉल्व कर सकता है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।